न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी नोमान शेयर कर रहे हैं। नोमान कहते हैं, मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपने मामू की बताई हुई एक खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मामू जिनका गांव जो है वो सुल्तानपुर बंगला से आगे है, तो मामू बताते हैं आज से 21 साल पुरानी बात है। मेरे मामू उस वक्त बिल्कुल नौजवान हुआ करते थे। मामू कहते हैं सर्दी के मौसम में जब भी ज़मीनों को पानी लगाना होता था तो हम लोग नाना जी को नहीं जाने देते थे, यानी कि वो अपने वालिद साहब को नहीं जाने देते थे। तो वो कहते हैं कि मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों भाई मिलकर जाया करते थे और अपनी ज़मीन को पानी लगा कर आया करते थे। इसी तरह से सख्त सर्दी की रात थी, गांव का आलम था। वैसे भी सर्दियों में बहुत जल्दी सन्नाटा हो जाता है, चाहे गांव देहात हो या फिर शहर। जब सर्दी अरूज पर होती है तो शामें सुनसान होना शुरू हो जाती हैं। हम लोग अपने खेत में पानी लगाने के लिए रात 11 बजे अपने घर से निकले, क्योंकि सर्दी के मौसम में इससे ज़्यादा देर हम लोग नहीं कर सकते थे। पूरा गांव वीराने में डूबा हुआ था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिजाओं में दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें गूंज रही थीं, जो माहौल को और भी ज़्यादा पुरसरार और खौफनाक बना रही थी। हम लोगों के पास अपनी हिफाजत के लिए एक गन हुआ करती थी जो रखना ज़रूरी थी, क्योंकि बाज़-औक़ात जंगली जानवर हमला कर दिया करते थे। क्योंकि जो डेरे और खेत होते हैं वो अमूमन आबादियों से थोड़े हट कर बनाए जाते हैं। हम लोग अपने डेरे की तरफ जा रहे थे। जब हम लोग अपने डेरे की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि जब हम लोग चलते हैं हमारे पीछे पीछे भी कोई चल रहा है। पीछे पलट कर देखते थे, दूर दूर तक कहीं कुछ भी नहीं था। फिर चलने लगे तो फिर ऐसा लगे कि जैसे पीछे पीछे कोई भाग रहा है। पीछे पलट कर देखा तो दूर हमें ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई जानवर है, कोई कुत्ता वगैरह है, दूर खड़ा हुआ था, लेकिन आवाज़ ऐसी थी बिल्कुल पास आया। जैसे ही हम लोगों ने हवाई फायर किया तो वो कुत्ता जो था वो शोर मचाता भौंकता हुआ वहाँ से भाग गया। हम लोग डेरे पर आके पानी वगैरह लगाया। पानी वगैरह लगाने के बाद आधी रात का टाइम था। अपनी हिफाजत के लिए हम लोगों को वहाँ पर बैठकर हुक्का पीना होता था, क्योंकि गांव के इलाके बहुत सुनसान और वीरान थे। वहाँ पर जिन्नात और आफतें चुड़ैलें आम होती थीं। इसलिए वीरानों में जब भी जाया करते थे या खेत खलिहानों में पानी लगाने के लिए रात के पहर में जाया करते थे तो हुक्का अपनी हिफाजत के लिए लेकर जाते थे, क्योंकि आग से ऐसी मखलूक़ात डरती हैं। हमने डेरे पर जाकर आग जलाई, क्योंकि हमारा 2-3 घंटे का काम था। आग जलाकर हम लोग डेरे के बरामदे में बैठे। उसके बाद हम लोगों ने हुक्का पीना शुरू किया। दूर से हमें कहकों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई औरतें हैं और मर्द हैं और बच्चे हैं, कहके मार रहे हैं। आबादी तो दूर थी और वैसे भी पूरा गांव सोया हुआ था। कहाँ कोई जाग रहा होगा जिनके कहके गूंजेंगे। जिस वक्त हम लोग वहाँ से वापस आने लगे, कोई रात के 2 बज चुके थे। हम लोगों को वहाँ से आते आते काम काज करते, आग जलाते, हुक्का बनाते हम लोगों को काफ़ी देर हो गई थी। तभी बहुत ज़्यादा ढोल बजने की आवाज़ें आने लगी, जिस तरह से कोई बारात चढ़ी होती है। और गांव में जिस तरह से किसी की बारात का फंक्शन है, ये तो कभी मुमकिन ही नहीं था कि आधी रात को गांव में कहीं किसी की बारात आती हो। वहाँ तो ये रिवाज होते थे कि अगर किसी की बारात होती भी थी तो वो भी सुबह सवेरे निकल जाया करते थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तब पैदल सफ़र किया करते थे। अब रात की तारीकी में, सख्त सर्दी में ढोल धमाके बज रहे हैं, कहके गूंज रहे हैं, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जैसे बहुत बड़ी कोई बारात है। मैंने अपने भाई से ये कहा कि चलो चलकर देखते हैं ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। उसने कहा कि सर्दी बहुत है, चलो वापस चलते हैं, हमें क्या ज़रूरत है देखने की,
हो सकता है दूसरे गांव से आ रही हो। मैंने उसे ये कहा, आसपास के सभी गांव हम जानते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि किसी गांव में इस टाइम बारात आई होगी? तुम मानो ना या ना मानो, बात कुछ और है, चलो हमें चल के देखना चाहिए। उसने कहा कि जिस तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं उस तरफ तो वीराने हैं, उस तरफ तो आबादी का नामो निशान भी नहीं है। मुझे नहीं लगता हमें जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जिन्नात की बारात हो। मामू कहते हैं हमने अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने वालिद साहब से, अपने दादाजी से ये सुन रखा था कि गांव के वीरानों में आधी रात को अगर ढोल बजने की, शहनाइयाँ बजने की आवाज़ें आएँ तो वो जिन्नात की बारातें होती हैं। बाकायदा ये जिन्नात भी इसी तरह से शादियाँ करते हैं और कभी कभार ये जाहिर भी करते हैं। मुझे तो तजस्सुस होने लग गया। मैंने अपने भाई की मिन्नतें की और ये कहा कि चलो एक बार देख लेते हैं, देखने में क्या हर्ज है। बड़े उसको मैंने जैसे कैसे करके हम लोग उस तरफ निकल पड़े। बहुत बड़ी हम लोगों ने गलती की जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। अब जैसे जैसे हम उन वीरानों में बढ़ते जा रहे थे, वो ढोल बजने की आवाज़ें करीब से करीब तर होती जा रही थी। तभी उसी रास्ते पर हम लोगों ने देखा जिस तरह से एक खुला मैदान था, दरख्त भी थे और वहाँ पर एक खुला मैदान था। उस खुले मैदान में बेतहाशा लोग जमा थे, बेतहाशा, जैसे वहाँ पर कोई बहुत बड़ी बारात है। ढोल बजा रहे थे और वहाँ पर जैसे शहनाइयाँ थीं, बाकायदा शादी का समा था। हम थोड़ा और करीब जाने लगे। जैसे हम लोग करीब जाने लगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि जिस तरह से हमें पीछे से किसी ने आवाज़ दी है, बाकायदा किसी ने हमें जैसे रोका है या कुछ कहने की कोशिश की है। जब हम लोगों ने पीछे पलट कर देखा तो पीछे बिल्कुल जहाँ से हम लोग गुजर के आए थे वहाँ पर पानी का एक छोटा सा, जैसे एक छोटी सी नदी होती है, उसको पंजाबी में पानी वाला खाला भी बोला जाता है, वो था। उसके ऊपर एक शख्स खड़ा था। वो आदमी कहाँ से आया हमें तो ये भी नहीं पता। उस आदमी ने हमें आवाज़ दी और हमारी पंजाबी ज़ुबान में ही उसने हमें ये कहा कि इतने वीराने में कहाँ जा रहे हो, आगे मत जाओ, आगे ख़तरा है। हमने से ये कहा कि ये सामने हम बारात देखने जा रहे हैं। उसने ये कहा कि तुम्हें पता है कि रात का पिछला पहर चल रहा है, उस तरफ मत जाओ वरना नुकसान उठाओगे। हमने उसे कहा कि तुम कौन हो? उसने अपना नाम नहीं बताया। उसका चेहरा ऐसे था जैसे उसने अपने चेहरे के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है, कोई कपड़ा रखा हुआ है। सर्दी के मारे जैसे गर्म चादर गाँव के लोग लपेट लेते हैं, हमने भी लपेटी हुई थी। उसने कहा कि फिर मना कर रहा हूँ कि आगे मत जाओ, आगे ख़तरा है। उसने जब तीसरी बार ये बात कही तो मेरे भाई ने कहा कि बस यहीं से वापस चलो, हमने आगे नहीं जाना। सामने वो ढोल बजा रहे थे, इतने ज़्यादा लोग थे और कदावर भी बहुत ज़्यादा थे। जैसे ही हम लोग वापस पलटे, अभी हम लोग गुजरे ही थे तो वो आदमी जो था हमें देखकर जैसे वो दरख्तों की तरफ चल पड़ा। हमने से ये कहा कि हमें मना करके तुम वीरानों में क्यों जा रहे हो? उसे सिर्फ हाथ से इशारा किया कि चले जाओ। अब मैं भी थोड़ा सा ज़िद्दी था, मुझे गुस्सा आ गया कि ये हमें रोकने वाला आया कौन है, ये कहाँ से आया। तो जैसे हम लोग उस छोटी सी नदी को पार करके दूसरी तरफ हटे, दूसरी तरफ गए, हम लोग पीछे पलट कर देखा तो वो आदमी गायब हो चुका था। मेरा भाई कहता भागो यहाँ से, ये कोई इंसान नहीं जिन था। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग इतनी तेज़ी से भागे कि गांव की आबादी में पहुंच गए। तभी हम लोगों को बेतहाशा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लग गई। वो कुत्ते शोर मचा रहे थे जैसे वो बाकायदा किसी को देख रहे हैं। हम लोग वहाँ से वापस घर पहुँचे। घर वालों को उस वक्त तो कुछ नहीं बताया। भाई कहता था मैं अभी बताऊँगा, मैंने उसे रोका कि भी घर में किसी को कुछ मत बताना। सुबह जब हम दोनों भाई जागे, हम दोनों को बहुत सख्त बुखार था। अम्मी को लगा कि शायद हमें रात को ठंड लग गई होगी। अम्मी कहती हैं कि तुम लोग बहुत देर से रात को आए थे, तुम लोग कहाँ रह गए थे? तो मेरे भाई ने सारी बात बताई। अम्मी ने हमें बहुत ज़्यादा डांटा। अम्मी ने कहा कि तुम लोगों ने ये हरकत क्यों की है? हम लोगों के अब्बू के एक कज़न थे, वो एजड थे काफ़ी, तो वो ये दम वगैरह किया करते थे। उनका और हमारा घर बिल्कुल साथ साथ था। अम्मी ने ये कहा कि अभी मियाँ जी आते हैं और मैं तुम लोगों को उनसे दम करवाती हूँ। तुम लोग जिन्नात को देखने के लिए चले गए थे। थोड़ी देर ही हुई, वो आ गए। अम्मी ने उन्हें सारी बात बताई, उन्होंने हमें दम किया। तो उनका ये कहना था कि वो जो बारात थी वो जिन्नात की बारात थी, किसी जिन की बारात थी। वो ऐसे ही शादियाँ, ऐसे ही शामियाने बचाते हैं वीरानों में। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की,
अगर तुम लोग उस तरफ चले जाते और वो जिन्नात तुम्हें देख लेते तो तुम लोगों का पता भी नहीं चलना था कि तुम लोग कहाँ गए। और वो जो रोकने वाला था वो भी कोई जिन ही था। जिस वक्त तुम लोग घर से निकले हो उस वक्त वो जिन तुम लोगों के पीछे पीछे था, जो तुम लोगों को बार बार महसूस हो रहा था कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। कुत्ते के रूप में भी वही सामने आया था। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। उसके बाद हमारे जो नाना जी थे, यानी मेरे मामू के जो वालिद थे, उन्होंने ये कहा कि तुम लोग रात के वक्त अकेले नहीं जाओगे, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा। मामू कहते हैं अक्सर हम लोग फिर जाते थे। सर्दी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा काम होता था, यानी सर्दी के मौसम में जब रात ढलती थी तो ढोल बजने की आवाज़ें आती थी, कभी कभी वहाँ से रोने की बैन करने की आवाज़ें भी आती थी। हम लोग उधर ही बैठे भी बातें ही कर रहे थे तो अब्बू के जो कज़न थे, वो जो बुज़ुर्ग थे जिनको मियाँ जी कहते थे, वो ये कहने लगे कि उन्होंने अपनी आंखों से एक दफ़ा जन्नात का बहुत बड़ा जनाजा भी देखा था उन्हीं वीरानों की तरफ। जब वो जवान हुआ करते थे, वो इबादत गुजार भी थे, रूहानियत भी रखते थे और उनका इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा जहन भी था, यानी वो जन्नात के अमलियात के शौकीन थे। तो एक सैयद साहब से, एक बुज़ुर्ग से उनको इजाज़त थी कि उनको जन्नात नज़र आ सकते हैं, ये दम कर सकते हैं, लेकिन उनको निकाल नहीं सकते सिर्फ उनकी इबादत की वजह से। वो कोई आमिल नहीं थे। तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं आधी रात का वक्त था तो अपने खेतों से वापस आ रहा था, तो मैं सिगरेट पी रहा था। तभी क्या देखता हूँ कि दूर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं औरतों की, जैसे बेतहाशा चुड़ैलें बैन कर रही हैं, रो रही हैं। तभी क्या देखता हूँ, काले लिबास वाले सैकड़ों की तादाद में लोग थे। उन लोगों ने जिस तरह से कुछ जनाजा उठाया हुआ था और उसके पीछे औरतें भी थीं, बाल खोले। मेरे हाथ में सिगरेट थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनमें से किसी ने ये कहा कि इसको गिरा दो, हम तुम्हें नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि जिन्नात अक्सर सिगरेट से डर जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने सिगरेट वहीं पर फेंक दी थी और मैं चुपचाप बिना उनकी तरफ देखे वहाँ से चला गया। उन वीरानों में बेतहाशा जिन्नात रहते हैं जो कभी कभार अपना आप इस तरह से भी ज़ाहिर करते हैं। मेरे मामू वगैरह आज भी उसी गांव में रहते हैं और वो ये कहते हैं आज भी जब सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो हम लोगों को पता होता है कि वहाँ से वीरानों से मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी। हम लोगों के गांव में भी बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। बहुत से लोगों के साथ हादसे और वाक़यात होते हैं जब वो अपनी ज़मीनों पर, अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। गौर करने भी बहुत बार कब्रिस्तान की तरफ कुछ पुरसरार लोगों को आते जाते देखा, जो ना तो गांव की आबादी से आते थे और ना ही गांव की आबादी की तरफ वापस जाते थे। वो जब भी कब्रिस्तान की तरफ जाते थे, उनके ताक़ुब में कुत्ते कब्रिस्तान के बाहर खड़े होकर भौंकते थे, मखसूस उन दरख्तों की तरफ देख देख कर जिनकी तरफ वो पुरसरार लोग जाते थे। गोरकन कहता है कि उसके गांव के ही एक बुज़ुर्ग ने उसको मना किया था कि ऐसे किसी भी शख्स को देखो, किसी बुज़ुर्ग को देखो, किसी औरत को देखो जो मगरिब के बाद या शाम ढलने पर कब्रिस्तान के उन पुराने दरख्तों की तरफ जाती है तो उसके पीछे मत जाना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि इनके रूप में, इंसानों के रूप में जिन्नात भी आते हैं जो इन दरख्तों पर आबाद हैं। और वही जिन्नात थे जो उन वीरानों में, उन बड़े मैदानों में भी रहते थे। तो ये मेरे मामू की एक कहानी जो उन्होंने हमें बताई और मैंने आपके साथ शेयर की कि किस तरह से उन्होंने सर्दी की आधी रात में उस वीरान जगह पर, उन वीरानों में जिन्नात की बारात देखी। मामू कहते हैं उनके कद बहुत ज़्यादा दराज थे और ऐसे थे जैसे उनके जिस्मों में से रोशनियाँ निकल रही हैं। ढोल बज रहे थे और वो हंसी उनके कह के गूंज रहे थे। ये एक स्टोरी थी जो मेरे मामू की मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नुमान आपका। लिसनर, मैंने भी ये बात अक्सर लोगों से सुनी है कि कभी कभार जिन्नात के इस तरह से, जैसे उनकी शादियाँ होती हैं, खाने पकते हैं वीरानों में, अक्सर ऐसी आवाज़ें लोग कहते हैं कि सुनाई देती हैं। बाज़ औक़ात तो ऐसी चीज़ें दिखाई भी देती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें दिखाई नहीं देती।
تو اگر کبھی غیر معمولی طور پر آپ کو ایسا محسوس ہو جس پر عام طور پر کسی گاؤں کے علاقے میں کسی ویرانے میں شادیاں نہیں ہوتی رات کے وقت آدھی رات کو، تو ایسی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، محسوس کریں یا سنیں تو ان کے تعاقب میں مت جائیں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ دکھنے والی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی۔ وقاص احمد نے بھی سٹوری شیئر کی ہے، اس کو آپ کل وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔